एवरीवन, वेलकम टू PYQ सीरीज। मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और वो भी एकदम फ्री एट learnohub.com। सो PYQ सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 10th के CBSE साइंस के फिजिक्स पोर्शन का 2017 ईयर का जितना भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए थे उस टाइम के पैटर्न के अकॉर्डिंग समेटिव असेसमेंट 1 एंड 2, जिसमें दोनों में ही 3-3 सेट्स थे, उन सारे ही क्वेश्चंस को आज हम लोग रेडी करने वाले हैं। सो उस टाइम का पैटर्न थोड़ा अलग था, अभी का अलग है। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि जब पैटर्न ही अलग है तो हम अभी प्रीवियस ईयर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इससे हमको दो चीजें प्रॉफिट मिल सकती है, दो चीजों में हेल्प मिल सकती है। एक तो ये कि जितना भी हमने पढ़ा है उसका हमारा रिविजन हो जाएगा, दूसरा ये कि हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, जिससे कि हमको ये आइडिया लग पाएगा कि हमको एग्जाम्स के पहले क्या क्या चीजें अच्छे से रिवाइज करनी है, क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें छोड़ी भी जा सकती हैं। तो जो क्वेश्चन अभी इस वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग, यानी कि जो अभी हमारा रिवाइज्ड सिलेबस है उसमें से डिलीटेड हैं, जिस टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो डिलीटेड हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने नहीं लिए हैं। हम अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वही डिस्कस करेंगे। तो पेपर आता है हमारे अलग अलग सेक्शंस में, जिसमें जो क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। लाइक 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया, इस तरीके से। तो जब हम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो इसमें हम ये भी सीख पाएंगे कि क्वेश्चन के मार्क के अकॉर्डिंग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सो 2017 के ऐसे 1 का सेट 1 का जो फिजिक्स पोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है वो है क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन, जो कि 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर सेम टू सेम हो। तो इनसाइड अ मैग्नेट की अगर हम बात करें, यानी कि मैग्नेट के अंदर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू उनकी डायरेक्शन देखना चाहें तो वो कहां से कहां तक होंगी? वो होंगी साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। और ये लाइंस क्या होती है? पैरेलल होती हैं और इक्विडिस्टेंट होती हैं विथ ईच अदर। वैसे ही अगर हम आउटसाइड द मैग्नेट की बात करें तो हम इनकी डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इनकी डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की तरफ दिखाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए केवल और केवल आपको डायग्राम के थ्रू शो करना था मैग्नेटिक फील्ड को, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, वो आपने शो कर दिया। अब चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, जिसके 2 पार्ट्स हैं, यानी कि 1.5 ईच। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज 2.2 एम्पियर्स ऑफ करंट फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज, यानी कि पावर। तो 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। पहले हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो हमको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? आई, यानी कि करंट की वैल्यू हमको गिवन है 2.2 एम्पियर्स, साथ ही साथ वोल्ट यानी कि वोल्टेज कितनी हमको गिवन है? तो ये है 220 वोल्ट्स। अब हमको रिलेशन पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना, जिससे कि हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर पाए इस क्वेश्चन के लिए। तो V इक्वल्स टू I R, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। सो R यानी कि रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं V अपॉन I के थ्रू। सो R इक्वल्स टू हमारे पास में हो जाएगा V की वैल्यू कितनी है? 220 वोल्ट्स अपॉन I की वैल्यू कितनी है? 2.2 एम्पियर्स, ठीक है। यानी कि ये आपके पास में आ जाएगा 2200 अपॉन 22, इतना ओम्स, ठीक है। सो रेजिस्टेंस हमारे पास में कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास में 100 ओम्स। तो पहला पार्ट तो इस क्वेश्चन का यहीं पर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, जिसमें आपको वोल्टेज या फिर पावर बतानी है। तो यहाँ पर भी गिवन हमारे पास में करंट I इक्वल्स टू 2.2 एम्पियर्स ही है। वोल्टेज हमको गिवन है V इक्वल्स टू 220 वोल्ट, और हमारे पास में रिलेशन होता है P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। तो यहाँ पर हमको क्या कैलकुलेट करना है? पावर ही कैलकुलेट करनी है। I की वैल्यू हमारे पास में, R की वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। सो R इक्वल्स टू 100 ओम्स हमारे पास में है। इसकी हमको यहाँ पर जरूरत नहीं है, यानी कि वोल्टेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में है ही नहीं हमारे पास में, ठीक है। सो P इक्वल्स टू यहाँ पर से क्या हो जाएगा? I स्क्वायर, यानी कि 2.2 एम्पियर्स का हो गया स्क्वायर, इनटू R यानी कि 100 ओम। तो ये आपके पास में जो यहाँ से पावर आ जाएगी कैलकुलेट होके, वो क्या आ जाएगी? 4.84 इंटू 100, यानी कि आपके पास में यहाँ पर पावर आ गई है 484 वॉट्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो इसका सेकंड पार्ट था, इसका आंसर क्या हो गया है? 484 वॉट्स, ठीक है। तो दोनों ही पार्ट्स हम लोगों ने इस तरीके से इस क्वेश्चन के सॉल्व कर दिए। अब चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, व्हाट इज इट्स रोल इन इलेक्ट्रिक सर्किट, शुड इट बी प्लेस्ड ऑन न्यूट्रल वायर और ऑन लाइव वायर, जस्टिफाई योर आंसर। तो 3 मार्क का ये क्वेश्चन है और इसमें कुछ पार्ट्स आपको पूछे गए हैं। आपको अगर पार्ट्स वाले क्वेश्चंस में अगर कुछ पार्ट्स के आंसर नहीं भी आते हैं और कुछ के आते हैं तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि आपको जो भी आप स्टेप वाइज या फिर जिन भी पार्ट्स का आप आंसर करेंगे उनके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग को मालूम है कि इलेक्ट्रिक जो फ्यूज होता है वो एक इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस है, यानी कि जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं उनके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज इसलिए करते हैं कि कभी अगर करंट का ओवरफ्लो हो जाए तो ये क्या हो जाता है, ये मेल्ट हो जाता है। जब भी टू मच ओवरफ्लो ऑफ करंट हो जाता है तो पहले ही मेल्ट हो जाएगा, यानी कि सर्किट को ब्रेक कर देगा और इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो ह्यूमन लाइफ है वो बच सकती है, जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस थे वो डैमेज होने से बच सकते हैं, आग लगने से बच सकती है, एटसेट्रा। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या इसको लाइव वायर पे या फिर न्यूट्रल वायर पे प्लेस करना चाहिए। तो न्यूट्रल वायर मींस वहां पर जो उसके पास में पोटेंशियल होगा वो 0 होगा, जबकि लाइव वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होती है, तो इसलिए इसको कहां पर प्लेस किया जाता है, इसको प्लेस किया जाता है लाइव वायर्स पे। तो आप इसका आंसर कैसे करेंगे, आप लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस, इट प्रोटेक्ट्स द एप्लायंसेस फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड एंड इट शुड बी प्लेस्ड ऑन द लाइव वायर बिकॉज लाइव वायर कैरीज इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूट्रल वायर हैविंग 0 पोटेंशियल डजंट कैरी इलेक्ट्रिसिटी। और बाकी आप अपने वर्ड्स में और अच्छे से एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी 3 मार्क का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयन इज 220 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स एलिमेंट इज 5.0 एम्पियर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिक आयन। तो ये सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि हम इससे पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, 3 मार्क का है। तो इसमें भी हमको रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज यानी कि पावर कैलकुलेट करनी है, तो 1.5 ईच हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसी को नोट करते हैं, है ना। एग्जामिनेशन में भी हम ऐसे ही करते हैं। करंट यानी कि आई की वैल्यू हमारे पास में है 5.0 एम्पियर, वैसे ही हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस हमको गिवन है यानी कि वी की वैल्यू कितनी, 220 वोल्ट्स। अब हमें अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू आई आर के थ्रू, यानी कि R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। सो V की वैल्यू यहाँ पर है 220 वोल्ट्स और I की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 5 एम्पियर है। तो यानी कि यहाँ से जो रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट होके कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5 4 20, 5 4 20 यानी कि 44 ओम्स। तो ये तो आ गया इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर जिसमें हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था। सेकंड पार्ट में हमको वोल्टेज यानी कि पावर कैलकुलेट करके बतानी है, तो उसके लिए हम P इक्वल्स टू V इंटू आई इसका भी यूज कर सकते हैं, P इक्वल्स टू आई स्क्वेयर R उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आप लोग वहां पे इस वाले फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, जो कि मैं उसमें आपको बताना भूल गई थी। सो P इक्वल्स टू कौन से वाले फॉर्मूले का यूज करें, इसका कर लेते हैं V इंटू आई का, क्योंकि इससे पहले हमने इसका यूज कर लिया है ऑलरेडी। सो हमारे पास में आ गया 220 वोल्ट्स इंटू आई यानी कि करंट की वैल्यू कितनी है, ये है 5 एम्पियर्स। तो आंसर हमारा किस में आएगा, वॉट में आएगा, क्योंकि पावर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सो P इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा 1100 वोल्ट्स। तो दोनों ही जो इसके पार्ट्स थे वो हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए। अब चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसके 3 पार्ट्स हैं, तो हम 1 मार्क ईच के अकॉर्डिंग उन तीनों ही पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, अमित लिव्स इन दिल्ली एंड इज मच कंसर्न्ड अबाउट द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ हिज हाउस। तो जो उसके घर का ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है उसको बचाने के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा, और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है, मेंशन एनी 2 स्टेप्स दैट अमित माइट हैव टेकन टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने में जो अमित ने कौन कौन से स्टेप्स लिए होंगे, आप जो सोच पा रहे हैं उनमें से कोई 2 स्टेप्स बता दीजिए। तो एक तो वो ये काम कर सकता है कि वो एलईडी लाइट्स का यूज करे, किसके कंपैरिजन में, जो नॉर्मल हम बल्ब्स या फिर ट्यूबलाइट्स यूज करते हैं उनके कंपैरिजन में। तो आप लिख सकते हैं अमित मस्ट हैव यूज्ड एलईडी लाइट्स। सेकंड, वो क्या कर सकता है कि सोलर डिवाइसेस का यूज कर सकता है, लाइक सोलर वाटर हीटर का, सोलर कुकर का, एटसेट्रा। तो इससे भी वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, सेव कर सकता है। पहला पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट है, अमित फुलफिल्ड हिज ड्यूटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट बाय सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। हाउ? तो वो इन्वायरमेंट के लिए क्या रोल प्ले कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को सेव करके। तो आप लिख सकते हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहा है किसके टुवर्ड्स, तो रिडक्शन ऑफ
जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसके टुवर्ड्स। अब ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज़, इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ज़्यादा यूज़, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ज़्यादा यूज़ या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है, यानी कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसके थ्रू जो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंसेस हैं वो क्या हो जाते हैं? इम्बैलेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए। और अमित ने भी इलेक्ट्रिसिटी सेव करके इसी तरीके से जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको कम करने में हेल्प की है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी इसका हो गया कंप्लीट। इसको आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हुए लिख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, विच ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट अमित टू यूज? तो अमित को कौन सा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो यूज करना चाहिए अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कम कर रहा है? तो आप क्या आंसर देंगे? तो अमित शुड यूज सोलर एनर्जी, ताकि वो सोलर डिवाइसेस का यूज कर सके, सोलर पैनल्स का यूज कर सके, और इस तरीके से वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है? सेव कर सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस हैं, तो 1 मार्क ईच हो जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज नॉट फिल्ड विद एयर बट इज फिल्ड विद ऑर्गन और नाइट्रोजन। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें एयर या फिर ऑक्सीजन क्यों नहीं फिल की जाती है, ऑर्गन या नाइट्रोजन जैसी गैसेस क्यों फिल की जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब में ऑक्सीजन या फिर एयर फिल कर देंगे तो उसमें जो टंगस्टन फिलामेंट होता है वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कर लेंगी? रिएक्ट हो जाएंगी या फिर रिएक्शन कर लेंगी, जिस वजह से बल्ब डैमेज हो जाएगा, तो वो यूजलेस हो जाएगा। तो इसीलिए उसमें नॉन रिएक्टिव गैसेस फिल की जाती है, लाइक ऑर्गन और नाइट्रोजन। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव गैसेस। सेकंड क्वेश्चन है, द फिलामेंट टाइप इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर नॉट पावर एफिशिएंट। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं जो फिलामेंट होता है वो मोस्ट ऑफ द पावर को क्या कर लेता है? कंज्यूम कर लेता है, इसीलिए। तो आप लिखेंगे बिकॉज द फिलामेंट कंज्यूम्ड मोस्ट ऑफ द पावर। थर्ड क्वेश्चन है, द कॉइल्स ऑफ हीटिंग डिवाइसेस आर मेड ऑफ एलॉयज रादर देन प्योर मेटल्स। तो जो कॉइल्स होती है हीटिंग डिवाइसेस की वो अलॉयज से बनाई जाती है, यानी कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेटल्स या फिर 1 मेटल एंड अदर एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, उससे बजाय किसके? प्योर मेटल्स के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको पता है जो अलॉयज होती है उनकी रेजिस्टिविटी, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स या मटीरियल्स हैं उनसे बहुत ज्यादा होती है। अब हाई रेजिस्टिविटी का क्या मतलब है? हाई रेजिस्टेंस, और इसका मतलब है वो इजीली हीट अप हो सकती है। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज अलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी एज कंपेयर्ड टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स जनरली यूज किए जाते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है या करंट फ्लो है वो उनमें इजीली पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, द करंट दैट मेक्स द हीटर एलिमेंट रेड हॉट only slightly warms the connecting wire leading to the heater। तो हमको मालूम है जो एलिमेंट होता है जो कॉइल शेप में बना हुआ होता है हीटर में, वो जल्दी से रेड हॉट हो जाता है, यानी कि जल्दी से गर्म हो जाता है, जबकि जो वायर हीटर से लगा हुआ होता है बाहर से वो जल्दी से हॉट नहीं होता है या गर्म नहीं होता है। ऐसा क्यों आपसे पूछा जा रहा है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो एलिमेंट होता है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू जो दूसरा वाला वायर होता है उसके। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज हीटिंग एलिमेंट हैज हाई रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू द कनेक्टिंग वायर लीडिंग टू द हीटर। और रेजिस्टिविटी ज्यादा का मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, और रेजिस्टेंस ज्यादा का मतलब क्या होता है कि वो जो डिवाइसेस हैं वो जल्दी से हीट अप हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसके 2 पार्ट्स हैं, यानी कि 2.5 ईच। पहला पार्ट है, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम डिस्क्राइब इन ब्रीफ एन एक्टिविटी टू शो हाउ अ मूविंग मैग्नेट में बी यूज्ड टू इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल। स्टेट द रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो आपसे बोला जा रहा है कि एक कॉइल है, एक मैग्नेट है, उसकी मूवमेंट कराइए उस कॉइल के आसपास, और एक एक्टिविटी के थ्रू या डायग्राम के थ्रू ये शो करके बताइए कि उसमें उस मैग्नेट की वजह से या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस्ड हो चुकी है, और उस करंट की डायरेक्शन आप कौन से रूल के अकॉर्डिंग या किस रूल की हेल्प से आप बता पाएंगे, और साथ ही साथ उस रूल के लिए आप स्टेटमेंट भी दीजिए। ठीक है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसका सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन का उसको सॉल्व करेंगे। तो हमने एक कॉइल ली है ए बी से, जिसको हमने डिनोट किया है, उसके पास में हमने एक मैग्नेट लेकर आए हैं, उसका नॉर्थ पोल अगर हम इसके एक एंड यानी कि बी वाला जो इसका एंड या फिर सिरा है उसके नजदीक लेकर आते हैं, तो मान लिया कि जो ये गैल्वेनोमीटर है
वो राइट हैंड साइड को डिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि करंट कुछ इस तरीके से इसमें फ्लो होती हुई आई। अब मैग्नेट का थोड़ा सा मूवमेंट कराते हैं, इसको इससे दूर लेकर जाते हैं, तो तब जो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा। अगर इस वक्त राइट हैंड साइड पर किया था तो अभी नेक्स्ट टाइम पर वो लेफ्ट हैंड साइड पर डिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा, यानी कि अब जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से फ्लो होती हुई नजर आएगी। फिर हम एक टाइम पे इस मैग्नेट को स्टेडी स्टेट में रख देते हैं, तो तब ये जो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो इससे ये पता चलता है कि जब हम इस कॉइल के नजदीक में मैग्नेटिक फील्ड को हमने यहाँ पर जनरेट किया या फिर मैग्नेट को इसके नजदीक ला रहे हैं, तो ये इस पर एक पोटेंशियल इंड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या हो रही है, इंड्यूस हो रही है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन हमको पता करनी है वो हम कौन से रूल के थ्रू करते हैं, तो वो हम लोग यूज करते हैं उस टाइम पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, इसको आप अपने वर्ड्स में आपकी बुक्स में भी दिया गया है, तो इसको आप उसमें भी नोट डाउन कर सकते हैं, अभी हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग यानी कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि अगर हम अपना थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो अगर जो हमारी फोरफिंगर है वो डिनोट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, थंब डिनोट करता है जो मोशन हो रहा है उस कंडक्टर का उसको, तो जो हमारी मिडिल फिंगर है वो क्या डिनोट करेगी, वो डिनोट करेगी डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने अच्छे से समझ लिया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अ कॉइल ए ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन? दो पार्ट्स हैं इसके भी। ए पार्ट में आपसे बोला जा रहा है अ करंट कैरिंग कॉइल बी इज ब्रॉट नियर टू ए, तो इस कॉइल के नजदीक जो कि ए है, इसके नजदीक किसको लाया जा रहा है, एक करंट कैरिंग कॉइल को लाया जा रहा है बी को, यानी कि इस पे करंट है। अब ये इसके नजदीक आएगी तो क्या हो जाएगा, उसमें भी इलेक्ट्रिक फ्लो, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक जो करंट है वो इंड्यूस्ड हो जाएगी। इलेक्ट्रिक करंट अगर ए में भी इंड्यूस्ड हो जाएगी, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट बी है, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन कॉइल बी इज चेंज। अब जो स्ट्रेंथ ऑफ द करंट है बी में, उसको चेंज कर दिया जाए। अब स्ट्रेंथ ही तो चेंज हो रही है, करंट तो है ना, वो करंट कैरिंग कॉइल तो है ही, तो उसको तब अगर हम ए के नजदीक में लाएंगे तो तभी भी उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होने लगेगी, फ्लो होने लगेगी या फिर इंड्यूस हो जाएगी, और तभी भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के दोनों ही पार्ट्स हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए। अब चलिए सॉल्व करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसके दो पार्ट्स हैं ए एंड बी, सो 2.5 ईच। ठीक है, तो एक एक करके दोनों ही पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में आपसे बोला गया है डिराइव द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टर। तो एक रेजिस्टर है जिसको मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, जिसको हम आर के थ्रू डिनोट कर रहे हैं, और इसके अक्रॉस जो हमने पोटेंशियल मेजर किया है उसको हम वी के थ्रू डिनोट कर रहे हैं, और इसके थ्रू करंट फ्लो हो रही है आई एट अ टाइम टी। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं आई एट टाइम टी, और जो पोटेंशियल है यहाँ पर वी से हम लोग उसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम करंट I इक्वल्स टू लिखना चाहें तो टोटल चार्ज जितना फ्लो हो रहा है थ्रू दिस रेजिस्टर एट अ टाइम t, इसके थ्रू हम लोग लिख सकते हैं इस रिलेशन से। तो यहाँ से हमारे पास में Q इक्वल्स टू क्या आ जाता है, I इंटू टी। Q के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, टोटल चार्ज जो यहाँ पर फ्लो हो रहा है। ये हो गई हमारे पास में इक्वेशन 1, Q इक्वल्स टू I इंटू टी। तो यहाँ पर वर्क डन कितना हो रहा होगा, सो W इक्वल्स टू क्या होता है, जितना पोटेंशियल है इनटू किसके साथ में मल्टीप्लीकेशन, जितना भी चार्ज यहाँ पर से फ्लो हो रहा है उसकी। ठीक है, सो V इक्वल्स टू हमारे पास में रिलेशन है IR इंटू Q इक्वल्स टू I इंटू टी थ्रू इक्वेशन 1 या फिर बाय इक्वेशन 1। तो हमारे पास में जो टोटल वर्क डन यहाँ पर आ गया W इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास में I स्क्वायर RT। तो इस तरीके से हमसे जो पूछा गया था, जो डेरिवेशन मांगा गया था, वो हमने सॉल्व करके बता दिया। सेकेंड पार्ट है पार्ट बी। इसमें आपको देखिए क्या बोला गया है, वन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 40 वॉट टू 40 वोल्ट
and other 25 watt 240 volt. Which bulb has higher resistance and how many times? तो दोनों के लिए ही हमको रेजिस्टेंस तो पहले कैलकुलेट करना होगा, तभी ये बता पाएंगे कि कितना ज्यादा रेजिस्टेंस है और किसका ज्यादा रेजिस्टेंस है ना। तो पहले वाले बल्ब के लिए यानी कि R1 से उसका रेजिस्टेंस अगर हम दिखाएं तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा V स्क्वेयर अपॉन P के। सो V यहाँ पर कितना है, तो इसकी वैल्यू है 240 वोल्ट्स, तो 240 का हो गया स्क्वेयर अपॉन P की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, तो ये गिवन है 40 वॉट्स। तो यहाँ पर से आप इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे तो R इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा 240 इंटू 240 अपॉन 40, ठीक है। इससे कैंसिल कर लीजिए, 4 6 24 हो गया, तो आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर 1440 ओम्स। तो ये तो आ गया रेजिस्टेंस पहले वाले बल्ब के लिए। सेकंड बल्ब के लिए यानी कि R2 जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो भी सेम फॉर्मूले से ही करेंगे, V स्क्वेयर अपॉन P के थ्रू। ये हो गया मान लिया P1, ये हो गया मान लिया P2। तो V स्क्वेयर यानी कि 240 वोल्ट्स इसका कर देंगे स्क्वेयर अपॉन P यानी कि 25 वॉट्स। तो ये आपके पास में आ जाएगा 240 इंटू 240 अपॉन 25। तो यहाँ से आपके पास में R2 की वैल्यू आ जाएगी 2304 ओम्स। तो दोनों के लिए ही रेजिस्टेंस बता दिया। अब यहाँ से बताइए कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो R2 इज ग्रेटर देन R1 यानी कि दूसरे वाले बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो पहले वाले बल्ब के रेजिस्टेंस से क्या है, ज्यादा है। और कितना ज्यादा है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रेशियो के थ्रू R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2304 ओम्स अपॉन 1440 ओम्स यानी कि 1.6 इनका रेशियो आ गया। इसका ये मतलब है कि R2 इक्वल टू हो जाएगा 1.6 टाइम्स ऑफ R1। तो इतना टाइम्स ज्यादा है पहले वाले बल्ब से सेकेंड वाले बल्ब का रेजिस्टेंस। तो दोनों ही क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो गए। चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें हमको कुछ डेटा दिया गया है, फिर क्वेश्चन पूछा गया है और उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल इन द लेबोरेटरी। आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं जो कि एक लैब में अवेलेबल है। पहला इंस्ट्रूमेंट है मिलीमीटर A1 जिसकी रेंज 0 से 300 मिली एम्पियर के बीच में है और लीस्ट काउंट 10 मिली एम्पियर है। मिलीमीटर A2 जिसकी रेंज 0 से 200 मिली एम्पियर के बीच में और लीस्ट काउंट 20 मिली एम्पियर है। वोल्ट मीटर V1 जिसकी रेंज 0 से 5 वोल्ट है और जिसकी लीस्ट काउंट 0.2 वोल्ट्स है। वोल्ट मीटर V2 जिसकी रेंज 0 से 3 वोल्ट के बीच में और लीस्ट काउंट 0.3 वोल्ट है। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही रहेगा, ठीक है। और कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपको आंसर चूज करना है। तो कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है दोनों में से एक एक चूज करना है, मिलीमीटर में से भी और वोल्ट मीटर्स में से भी, ठीक है। तो आप कौन से वाला चूज करेंगे जिसकी जो रेंज है वो ज्यादा हो और जो लीस्ट काउंट हो वो क्या हो, कम हो, ताकि वो मैक्सिमम प्रिसाइज रीडिंग जितनी भी पॉसिबल प्रिसाइज रीडिंग है वो दे पाए। तो मिलीमीटर के केस में अगर हम देखें A1 और A2 का कंपैरिजन करें तो हम देख रहे हैं कि जो A1 है उसकी रेंज ज्यादा है और उसकी लीस्ट काउंट कम है एज कंपेयर टू सेकंड वाला यानी कि A2 मिलीमीटर। वैसे ही वोल्ट मीटर का अगर हम कंपैरिजन करें तो जो V1 है उसकी रेंज ज्यादा है और लीस्ट काउंट कम है एज कंपेयर टू सेकंड वाला यानी कि V2 वाला वोल्ट मीटर। इसलिए हम इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, पहले वाला ऑप्शन करेक्ट करेंगे कि मिलीमीटर A1 एंड वोल्ट मीटर V1 इसका हम यूज करेंगे ताकि हमको जो मैक्सिमम पॉसिबल प्रिसाइज रीडिंग्स हैं वो मिल पाए। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लग रहा है लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है, हम इसको आराम से पढ़ के समझ के और फिर सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल a student was given a voltmeter and an ammeter of least count 0.05 volt and 0.1 respectively. On closing the circuit, he notes that the pointer is at 25th division in voltmeter and 11th division in ammeter. He should note these readings as, तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ये रीडिंग्स आपको चेक करनी है, कैलकुलेट करना है और फिर इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट करना है या फिर टिक करना है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्योंकि हम चैप्टर्स तो अच्छे से पढ़ ही चुके हैं तो हम लोग को ये मालूम है कि अगर हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट करनी होती है हमको वोल्ट मीटर के लिए तो ये इक्वल टू किसकी होती है, ये इक्वल टू होगी जितनी भी रीडिंग होनी चाहिए
नंबर ऑफ डिवीजन पे, जो भी नंबर ऑफ डिवीजन की बात की जा रही है उसके लिए, ठीक है। सो लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर यहाँ पर हमको कितनी गिवन है, 0.05 वोल्ट। तो ये हो गया 0.05 वोल्ट इक्वल टू रीडिंग तो हमको बतानी है, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। नंबर ऑफ डिवीजन वोल्ट मीटर के लिए कितना गिवन है, तो 25 डिवीजन इन वोल्ट मीटर, तो ये हो गया 25। तो रीडिंग फॉर वोल्ट मीटर कितनी आ जाएगी, ये इक्वल टू आ जाएगी 0.05 वोल्ट। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में वोल्ट मीटर लिख देती हूँ ताकि अमीटर और वोल्ट मीटर में हमको कंफ्यूजन ना हो। तो ये इक्वल टू आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 0.05 वोल्ट इंटू 25। तो ये इक्वल टू किसके आ गया, तो ये आपका इक्वल टू आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 कितना आ गया, 12 आ गया। और कितने पॉइंट्स होने चाहिए, तो 1.25 वोल्ट। तो ये तो आ गया किसके लिए, रीडिंग वोल्ट मीटर के लिए। वैसे ही अमीटर के लिए भी सेम टू सेम ही हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग इन अमीटर, ये इक्वल टू किसके आ जाएगी, तो ये इक्वल टू आ जाएगी जितनी भी लीस्ट काउंट हमको गिवन है अमीटर के लिए 0.1 एम्पियर इनटू किसके, कितने नंबर ऑफ डिवीजन पे ये पूछा जा रहा है, तो 11th डिवीजन पे, तो ये इक्वल टू हो गया 1.1 एम्पियर के, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में आंसर आ गए दोनों ही, 1.25 वोल्ट एंड 1.1 एम्पियर। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन है, ये है हमारे पास में सी ऑप्शन। तो ये वाला क्वेश्चन हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो 2017 का पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, उसके समेटिव असेसमेंट 1 के सेट 2 के, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है फिजिक्स पोर्शन का, क्वेश्चन नंबर 2, और ये है हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला गया है स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार मैग्नेट। तो किसी बार मैग्नेट के अंदर या फिर किसी भी मैग्नेट के अंदर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बतानी है तो वो कौन से पोल से कौन से पोल की तरफ होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं क्वेश्चन में। तो जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड द बार मैग्नेट, वो क्या हो जाएगी, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इतना ही था, और अगर आप चाहें तो इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम भी बना के आ सकते हैं, जैसे कि ये मैग्नेट का साउथ पोल हो गया, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया। तो इनसाइड द मैग्नेट इनकी जो डायरेक्शन होगी वो कहां से कहां तक होगी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आप इलेक्ट्रिक सर्किट से क्या समझते हैं, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू शो एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 2 cells, a resistor, an ammeter and a plug key when circuit is closed। तो एक क्लोज्ड सर्किट के लिए आपको एक सर्किट डायग्राम देना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट से क्या समझते हैं, तो आप लिख कर आएंगे अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब डायग्राम बनाना है तो डायग्राम भी बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक हम रेजिस्टर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, जिसके अक्रॉस अगर हमको जो पोटेंशियल है वो मेजर करना है तो वो किसके थ्रू मेजर करेंगे, वोल्ट मीटर के थ्रू मेजर करेंगे, कुछ इस तरीके से। इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है अगर हमको वो मेजर करनी है तो किसके थ्रू मेजर करेंगे, अमीटर के थ्रू मेजर करेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और साथ ही साथ हमको 2 बैटरी वाला सेल यहाँ पर लगाना है, तो ये हमने लगा दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। और साथ ही साथ हमको यहाँ पर स्विच भी दिखाना है या फिर प्लग की के थ्रू इसको दिखाना है, तो ये भी हमने दिखा दिया इसको इस तरीके से। मान लिया करंट कुछ इस तरीके से इसके थ्रू फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट। और हमने ये जो है ये है प्लग की, जिसको हम के थ्रू डिनोट करते हैं। ये हमारे पास में क्या हो गया, सेल हो गया, ठीक है। तो सारी ही चीजें जो जो क्वेश्चन में हमसे बोली गई थी हमने इस पूरे के पूरे क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू यहाँ पर शो कर दिया। चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है हाउ मेनी आइडेंटिकल 2 वोल्ट बल्ब्स कैन बी सेफली कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम। तो आपसे बोला जा रहा है 2 वोल्ट के बल्ब्स ईच 220 वोल्ट्स की सप्लाई में आपको कनेक्ट करने हैं, किस तरीके से आप कौन सी मेथड से आप उनको कंबाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सीरीज या फिर पैरेलल दोनों ही तरीके से उनको क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्जी है। पहला अगर हम सीरीज में उनको कनेक्ट करते हैं तो 2 वोल्ट के बल्ब से, हर एक बल्ब 2 वोल्ट
की सप्लाई है उसके पास में, और टोटल जो मेन सप्लाई है वो कितनी है 220 वोल्ट की है। तो हमें कितने जो बल्ब्स हैं उनको कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि हर एक बल्ब के पास में 2 वोल्ट की सप्लाई रहे। तो हमको 110 बल्ब्स उसमें कनेक्ट करने पड़ेंगे, किसमें, सीरीज में। अब हम चाहें तो हम पैरेलली भी उनको कनेक्ट कर सकते हैं, एज मैनी बल्ब्स एज वी वांट, ठीक है। लेकिन हर एक बल्ब के साथ में हमको सेपरेटली एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। वो किस लिए, वो इसलिए क्योंकि जो एक्स्ट्रा यहाँ पर सप्लाई होगी वो पहले ही क्या हो जाएगी, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस या थ्रू आउट क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, और इस बल्ब को केवल 2 वोल्ट की सप्लाई मिल पाएगी, इसीलिए, क्योंकि हमको इनको 2 वोल्ट का ही सप्लाई देनी है इसके लिए, ठीक है। तो हम पैरेलल अगर इसको कंबाइन करना चाहें पैरेलल भी कंबाइन कर सकते हैं, अगर सीरीज में हम इसका कनेक्शन देना चाहें सीरीज में भी हम इसका कनेक्शन दे सकते हैं। लेकिन जो पैरेलल वाली मेथड है उसमें क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंसेस भी अप्लाई हो रहे हैं, और इस पूरी की पूरी मेथड में थोड़ा सा इसको इस तरीके से टाइम लग रहा है कि हमको आधी वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप आउट करनी पड़ रही है, फिर देन इसको 2 वोल्ट की सप्लाई मिल पा रही है, तो इसमें वेस्टेज ऑफ एनर्जी तो हो रहा है। लेकिन फिर भी हम पैरेलल मेथड जनरली ज्यादा यूज करते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीरीज के कनेक्शन में क्या होगा कि अगर एक बल्ब भी खराब हो गया और हमने उसको निकाला तो पूरी की पूरी जो सीरीज थी बल्ब की वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बाकी के बल्ब्स भी नहीं, यूजलेस ही हो जाएंगे उस टाइम पे। जबकि अगर पैरेलल में कोई एक बल्ब मान लिया ये खराब भी हो गया और हमने इसको कनेक्शन से हटा भी दिया, तो बाकी के बाकी जो बल्ब हैं वो काम करते रहेंगे, इसीलिए, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, और आप इसका जो आंसर है वो इस तरीके से आप समझ के, इस तरीके से सर्किट डायग्राम के थ्रू दिखा के, शो करके और अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके इसको लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसमें कुछ छोटे छोटे से पार्ट्स हैं जिनको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे बोला गया है स्टेट्स जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी हीट प्रोड्यूस होती है किसी एक वायर में, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट रेजिस्टेंस इनटू टाइम, ठीक है। सो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। अब यहाँ पर से अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाना चाहें तो कांस्टेंट ले लेंगे एक, जो कि इक्वल टू हो जाएगा H इक्वल टू K I स्क्वायर RT, और इफ K इक्वल टू 1 तो यहाँ पर H इक्वल टू क्या हो जाता है, इक्वल टू I स्क्वायर RT के हो जाता है। यहाँ पर जो H के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं वो हीट को डिनोट कर रहे हैं उस वायर से जो प्रोड्यूस हो रही है। I यहाँ पर करंट है जो कि इस रेजिस्टेंस R के थ्रू फ्लो हो रही है, किस टाइम, T टाइम में, ठीक है। सेकंड इसमें आपसे बोला गया है लिस्ट 2 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट वायर। तो किसी हीटिंग एलिमेंट वायर की आपको 2 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो आप क्या क्या बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि जो वो हीटिंग एलिमेंट वायर है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसमें करंट फ्लो ज्यादा होगी, तो वो हीट भी जल्दी होगा, तो इसीलिए तो वो हीटिंग डिवाइस के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। सेकेंड चीज कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने लिख दी, ठीक है। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन में आपके पास में एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपसे बोला गया है एन इलेक्ट्रिक आयन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 880 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम। तो आपके पास में P मैक्सिमम आपको गिवन है, कितना गिवन है, 880 वॉट एंड 440 वॉट व्हेन द हीटिंग एट द मिनिमम रेट। तो इसका मतलब आपको P मिनिमम की वैल्यू भी गिवन है, कितनी, ये है 440 वॉट्स। द अप्लाइड वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो जो अप्लाइड वोल्टेज है V की वैल्यू आपको दी गई है 220 वोल्ट्स। आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो दोनों ही केसेस में आपको करंट और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले हम करंट कैलकुलेट करते हैं। I मैक्सिमम ये इक्वल टू किसकी हो जाएगी, P मैक्सिमम अपॉन जितनी भी वोल्टेज सप्लाई है यानी कि V के। सो P मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास में है 880 वॉट अपॉन V की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 220 वोल्ट्स। सो हमारे पास में I मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगा आपके पास में 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2, यानी कि आपके पास में ये आ गई है वैल्यू 4 एम्पियर्स। वैसे ही I मिनिमम की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो I मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा P मिनिमम अपॉन जितनी भी वोल्ट आपको दी गई है V। सो P मिनिमम की वैल्यू आपके पास में कितनी है, आपको गिवन है 440 वॉट्स अपॉन V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 11 2
22। सो आई मिनिमम आपके पास में कितना आ गया, ये आ गया आपके पास में 2 एम्पियर्स। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में आपने करंट तो कैलकुलेट कर दी। आई मैक्स की वैल्यू 4 एम्पियर्स, आई मिनिमम की वैल्यू 2 एम्पियर्स। अब आपको दोनों ही केसेस में रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। तो पहले वाले केस के लिए अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, आर मैक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो V इक्वल टू आई आर होता है, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। सो यहाँ पर हो जाएगा V अपॉन आई मैक्स, तो ये इक्वल टू हो गया 220 वोल्ट अपॉन आई मैक्स की वैल्यू है 4 एम्पियर्स। तो ये आपके पास में आ गया 4 5 20 और ये भी आ गया 4 5 20 यानी कि 55 ओम्स। वैसे ही आर मिनिमम इक्वल्स टू आपके पास में क्या आ जाएगा, V अपॉन आई मिनिमम। तो ये आपके पास में हो गया 220 वोल्ट अपॉन 2 एम्पियर। सो आपके पास में आ गया 110 ओम्स। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पार्ट्स में तोड़ते हुए हमने इजीली सॉल्व कर लिया। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स देखने हैं, जितना जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाए उतना आपको अटेम्प्ट करके आना है। चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसके कुछ पार्ट्स हैं जिनको हम एक एक करके इजिली सॉल्व करेंगे। पहला जो इसमें पार्ट दिया गया है, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनकी जो डायरेक्शन ली जाती है वो कौन सी डायरेक्शन ली जाती है, नॉर्थ पोल ऑफ अ कंपास निडल। जिस भी डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट होती हुई हमको नजर आती है या मूव करती हुई नजर आती है, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी ली जाती है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस हैविंग डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल मूव्स इनसाइड इट। नेक्स्ट है लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज लाइंस। तो इन लाइंस की आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। पहली कैरेक्टरिस्टिक की इनसाइड द मैग्नेट, इन लाइंस की जो डायरेक्शन ली जाती है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ ली जाती है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ दीज लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है दे नेवर कट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लगेंगे इसका मतलब है एक ही पॉइंट पर 2 मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन शो हो रही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में आप लिख सकते हैं दे आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी भी ज्यादा होगी तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो उतना ज्यादा क्लोज आपको उसमें नजर आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है डिस्क्राइब इन ब्रीफ एन एक्टिविटी टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो आपको एक ऐसी एक्टिविटी बतानी है जिसको आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे। यहां पर हम समझेंगे कि आप करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के थ्रू दिखाइए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जनरेट या प्रोड्यूस हो सकती हैं। ठीक है, तो हमने इस टाइप की एक एक्टिविटी ली है। एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड हमने लिया, ठीक है, इसमें 2 होल्स हैं। यहां पर हमने एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल को रखा और इसके जो दोनों एंड्स हैं उसको हमने बैटरी और प्लग यानी कि स्विच के साथ में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पर कुछ इस कार्डबोर्ड पर आयरन फिलिंग्स को फैला दिया। ठीक है, चारों तरफ कैसे भी रख दिया। अब जैसे ही हम इसका स्विच ऑन करते हैं, फैले रहने की जगह पर क्या हो जाएंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर शेप्स में इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगी जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट फॉर्म होती हैं। तो यहां से आपको ये पता चलता है, क्योंकि इसका क्या था, स्विच ऑन था, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया और इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होने लगी, जनरेट होने लगी। तो एक सिंपल सी एक्टिविटी है जिसको आप अपने वर्ड्स में लिखकर आ सकते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द हीट डेवलप्ड इन अ रेजिस्टर बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है किसी टाइम t में, तो एक एक्सप्रेशन या डेरिवेशन आपको देना है जो कि आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। उसके बाद आपसे एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया है तो उसको सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मान लिया ये रहा कोई एक रेजिस्टर R से जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, इसमें I करंट इसके थ्रू फ्लो हो रही है एट अ टाइम t। कुछ इस तरीके से इसको मान लेते हैं, सर्किट भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो इतनी बात हमको क्लियर हो गई। तो टाइम t में अब जो इस वायर से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कुछ फैक्टर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर 1 फैक्टर है स्क्वायर ऑफ करंट यानी कि I स्क्वायर, नंबर 2 फैक्टर है रेजिस्टेंस यानी कि R,
और जिस टाइम में ये करंट इसमें से फ्लो हो रही है वो टाइम t के। तो यानी कि अगर हीट को हम लोग h के थ्रू डिनोट करें तो h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k का यूज कर सकते हैं, k I स्क्वायर RT। इफ k इक्वल्स टू 1 तो यहाँ पर से जो ये हीट का हम लोग डेरिवेशन लिख रहे हैं h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT के हो जाएगा। तो ये तो हो गया वो डेरिवेशन या फिर एक्सप्रेशन जो कि हमको इसके पहले पार्ट में देना था। सेकंड हम लोग देख रहे हैं एक न्यूमेरिकल 200 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन अ 8 ओम रेजिस्टर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस तक पहुंचने से पहले हमको इस वाले एक्सप्रेशन या फिर इस वाले फॉर्मूले का भी यूज करना होगा, क्योंकि हमको किसकी वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू हमारे पास में है, हमारे पास में r की वैल्यू है, ठीक है, ईच सेकंड यानी कि t हमको 1 सेकंड गिवन है, हम I कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हम V इक्वल्स टू IR के थ्रू पोटेंशियल यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले I की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें H की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है 200 जूल्स, और R की वैल्यू यानी कि रेजिस्टेंस हमको दिया गया है 8 ओम, T की वैल्यू इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स। सो H इक्वल्स टू हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू T। यहाँ पर से I स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा H अपॉन R इंटू टी। H की वैल्यू है 200 जूल्स, R की वैल्यू है 8 ओम इंटू T की वैल्यू है 1 सेकेंड। तो यहाँ पर से आपके पास में I स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया है कितना, तो ये आपके पास में आ गया है, ये हो गया 8 2 जा 16 और फिर उसके बाद 8 5 जा 40, तो 25 एम्पियर्स का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 5 एम्पियर। ठीक है, अब I की वैल्यू 5 एम्पियर आ गई, हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू I इंटू R। सो V इक्वल्स टू 5 एम्पियर्स इंटू R की वैल्यू हमारे पास में कितनी गिवन है, 8 ओम गिवन है, तो मल्टीप्लाई हो गया, V इक्वल्स टू 8 5 जा 40 वोल्ट्स। तो हमारे पास में जो पोटेंशियल आ गया इस रेजिस्टर के अक्रॉस वो कितना आ गया, 40 वोल्ट्स आ गया। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें हमको करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है व्हेन टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड टू अ बैटरी इट विल हैव अक्रॉस 2 रेजिस्टर्स ए सेम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पर ये ध्यान नहीं देना है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमको कोई वैल्यू कैलकुलेट तो करनी नहीं है, हमसे बस ये पूछा जा रहा है कि उस रजिस्टर के अक्रॉस कुछ आपको चीजें दी गई है, उनमें से देखना है कि क्या करेक्ट हो सकता है और क्या इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो आप ये बात बताइए कि अगर दो रेजिस्टेंस है उनको अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उन दोनों की क्या पोटेंशियल डिफरेंसेस सेम होते हैं, नहीं होते हैं। तो पहले वाला ऑप्शन तो हो गया गलत। दूसरा है सेम करंट व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब पैरेलल में कंबाइन किया जाता है किन्हीं भी दो रेजिस्टर्स को या फिर रेजिस्टेंसेस को तो उनमें करंट फ्लो क्या होगा, अलग अलग होता है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट है डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब उनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या होते हैं, उनमें सेम होते हैं। तो ये वाला भी गलत हो गया। नेक्स्ट है डी सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब वो सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं तो उनमें से जो करंट होती है वो क्या होती है, सेम टू सेम पास होती है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी 1 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें भी कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं, कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है स्टूडेंट व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट टू मेजर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एज पर सर्किट गिवन बिलो। तो ये सर्किट दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट वो स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है जिसके थ्रू वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर करने की कोशिश कर रहा है। Note that the potential difference across the ends of both the resistances। तो इन दोनों ही जो रेजिस्टेंसेस हैं इनके जो एंड्स का हमको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए ज्वाइंट इन पैरेलल। तो ये पैरेलल में ज्वाइन किए गए हैं, वो कितना होना चाहिए, इज इक्वल टू। ऑप्शंस हैं या फिर ऑल्टरनेटिव्स है आपके पास में। ए वोल्टेज ऑफ बैटरी यूज्ड, जितना भी वोल्टेज है इस बैटरी का उतना ही होना चाहिए। बी है रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। सी है रेशियो ऑफ करंट फ्लो इन ईच और डी है प्रोडक्ट ऑफ
रेजिस्टेंस। तो हमारे पास में ओम्स लॉ है V इक्वल्स टू IR। तो कहीं पर वहां पर हम ऐसे कैलकुलेट कर पाते हैं क्या, रेशियो ऑफ अगर करंट का कैलकुलेट कर लें या प्रोडक्ट कर दे रेजिस्टेंसेस का, या फिर हम रेशियो निकाल लें रेजिस्टेंसेस का, तो क्या हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो B, C और D तीनों ही ऑप्शंस क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। और पहला वाला ऑप्शन जो वोल्टेज है जो कि बैटरी यूज कर रही है वही इसके लिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। टू वेरीफाई ओम्स लॉ इन द लेबोरेटरी नेम द फॉलोइंग सर्किट कंपोनेंट्स यूज्ड। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी हम कंपोनेंट्स यूज करते हैं उनके लिए जो सिंबल्स आपको दिए गए हैं उनके नाम आपको बताने हैं। पहले वाला सिंबल हम किसके लिए यूज करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट के लिए। तो आप लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे वेरिएबल रेजिस्टेंस लिख लें, चाहे तो आप लोग क्या लिख लें, रियोस्टेट लिख लें। सेकंड जो हमारा सिंबल है वो किसका सिंबल है, ये तो बहुत ही कॉमन सिंबल है, ये हम बैटरी के लिए यूज करते हैं, या फिर आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी इसको लिख सकते हैं। थर्ड सिंबल है 2 वायर्स क्रॉसिंग ईच अदर बट नॉट ज्वाइनिंग। तो आप लिख सकते हैं 2 वायर्स क्रॉसिंग बट नॉट ज्वाइनिंग। नेक्स्ट सिंबल, ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पर भी वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी सा था। हम सर्किट बनाते हुए भी इन सारे ही कंपोनेंट्स का या इन सिंबल्स का यूज करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस SA1 के सेट 3 के, जिसमें फिजिक्स पोर्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है वो है क्वेश्चन नंबर 2, और उसमें आपसे बोला गया है लिस्ट एनी 2 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो केवल और केवल इस क्वेश्चन में आपको 2 ही फैक्टर्स बताने हैं ऐसे जिस पर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। हमने चारों के चारों फैक्टर्स जिस पर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड कर सकता है वो नोट कर लिए हैं, जिससे कि हम लोग अगर ज्यादा नंबर की मार्क्स के क्वेश्चन में ये आता है क्वेश्चन आपके पास में तो आप उसको सॉल्व कर पाए। तो देखिए, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, तीसरा है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर और चौथा है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। और हमारे पास में क्योंकि फॉर्मूला क्या है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, तो आधा तो हमको इसी के थ्रू पता चल जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स पर किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा, उसकी रेजिस्टिविटी पर, तो टेम्परेचर पर, साथ ही साथ लेंथ पर और साथ ही साथ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें हमसे बोला गया है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 into 10⁻² स्क्वायर सेंटीमीटर। द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.62 into 10⁻8 ओम मीटर। तो आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है उस कंडक्टर के लिए या फिर उस वायर के लिए। ठीक है, आप देखिए आपके पास में क्या क्या गिवन है, पहले तो वो नोट डाउन करेंगे। आपके पास में उस कॉपर वायर की लेंथ है यानी कि L इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि बाकी की क्वांटिटीज भी हम मीटर्स में ही कन्वर्ट करके देखेंगे। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। सेकंड है क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको गिवन है यानी कि A इक्वल्स टू 2 into 10⁻² स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर स्क्वायर में, यानी कि 2 into 10⁻² और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁴ से, और इतना स्क्वायर मीटर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको रेजिस्टिविटी दी गई है कॉपर की यानी कि रो इक्वल टू 1.62 into 10⁻⁸ ओम मीटर। अब हमारे पास में फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस हम कंडक्टर के लिए या किसी भी कंडक्टिंग वायर के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A के थ्रू। रो की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1.62 into 10⁻⁸ ओम मीटर, इनटू L की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 1000 मीटर्स, अपॉन A की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 2 into 10⁻² into 10⁻⁴ स्क्वायर मीटर, और इतना ओम हमारे पास में आंसर आ जाएगा।
तो इसको जल्दी से आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट होके आपके पास में आ जाएगा वो आ जाएगा 8.1 ओम, और यही हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोला गया है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम फॉर एक्सपेरिमेंटल सेटअप describe an activity to demonstrate that the strength of a magnetic field at a point increases with increase in current in the straight conductor। तो आपको एक एक्टिविटी और डायग्राम के थ्रू ये बताना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़े तो जो किसी भी कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया है, एक एक्टिविटी ली है और उसको डायग्राम के थ्रू समझाया है। तो इस एक्टिविटी के लिए हमको बैटरी चाहिए, हमको एक एल्यूमिनियम रॉड चाहिए, हमको 2 मैग्नेट्स चाहिए अलग अलग इंटेंसिटीज के, एक छोटा मैग्नेट ले लीजिए और एक थोड़ा बड़ा मैग्नेट ले लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ एक ये आयरन स्टैंड चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से हमको एक सेटअप रेडी करना है। तो आप लोग क्वेश्चन के आंसर करते हुए लिख सकते हैं मेक एन अरेंजमेंट एज इन फिगर विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी, 2 मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड इंटेंसिटीज, कनेक्टिंग वायर्स एंड आयरन स्टैंड एंड ए स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड। तो अब हमने 2 क्या लिए हैं, 2 मैग्नेट्स लिए हैं, एक छोटा और एक थोड़ा ज्यादा हाई इंटेंसिटी का, यानी कि एक बड़ा मैग्नेट लिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू तो एक ही मैग्नेट शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस एक्टिविटी में, पहले ये एल्यूमिनियम रॉड हमने किसके साथ में, बैटरी के साथ में कनेक्ट की है, किसकी हेल्प से, इस आयरन रॉड की हेल्प से, आयरन स्टैंड की हेल्प से इसको इस तरीके से रखा है। ठीक है, अब ये आयरन रॉड ऐसे थी, नॉर्मल अपनी पोजीशन पे थी। ठीक है, लेकिन जब हम एक मैग्नेट, छोटे वाला मैग्नेट पहले इसके पास में लेकर गए, ठीक है, तो ये आयरन रॉड ने थोड़ा सा मूवमेंट किया। अब हम इसकी वेलोसिटी की, किस वेलोसिटी के साथ में ये मूव हो रही है, कितना ये डिस्प्लेस हो रही है, उस टाइम पर इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। फिर हम क्या चेक करेंगे कि हम उन दोनों ही मैग्नेट्स को इसके पास में लेकर जाएंगे। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो गई, ज्यादा हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो उससे ये जो आयरन रॉड है इसकी वेलोसिटी और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और इसी से हमको क्या पता लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा स्ट्रांग है या फिर वो अगर ज्यादा हम लोग उसकी स्ट्रेंथ दे रहे हैं तो उसके साथ में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लिख सकते हैं व्हेन वी ब्रिंग स्मॉल मैग्नेट नियर द रॉड इट मूव्स स्लाइटली, बट इफ यू ब्रिंग बोथ द मैग्नेट्स नियर इट देन बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ द एल्यूमिनियम रॉड मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट बट फास्टर देन बिफोर। तो आप इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हैं, और आपको अपने वर्ड्स में अगर और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए तो वैसे भी आप सॉल्व करके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझाना, एक्टिविटी के थ्रू समझाना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही वही गया है। ठीक है,